हाँ सर। Okay. तो हम लोग क्या देख रहे थे, जेनेरिक के बारे में। तो जेनेरिक का हम लोग ने देख ऑलरेडी कवर कर लिए थे, जिसमें क्या हो रहा, जेनेरिक में हो क्या रहा था कि हम लोग मल्टीपल मेथड, अगर हमें सेम मेथड अगर स्ट्रिंग के लिए, नंबर के लिए अगर ऐसा बनाना है, तो उसके बदले में हम लोग क्या करेंगे कि मल्टीपल मेथड ना बना के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिए नहीं बनाकर क्या करेंगे, हम जेनेरिक क्रिएट कर देंगे। तो जेनेरिक में क्या होता है कि हम लोग को यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन के अंदर हमें एक वेरिएबल पास करना पड़ेगा, और जो भी हम वेरिएबल पास करेंगे वो सेम वेरिएबल हमारा इस आर्ग्यूमेंट के अंदर भी रहेगा। मीन्स यहाँ पे भी टाइप वही रहेगा, इवन यहाँ पर जो रिटर्न रहेगा वो भी हमारा सेम रहेगा। तो इस टाइप से क्या होगा, आप जो भी डेटा पास कीजिएगा, डेटा इन द सेंस आर्ग्यूमेंट, उस हिसाब से वो क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका वर्क कर जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारा क्या चीज में, जेनेरिक हम लोग देख रहे थे मेथड के केस में, बट सिंगल आर्ग्यूमेंट। फिर हम लोग ने देखा था कि डबल आर्ग्यूमेंट। तो अगर हमारे पास डबल आर्ग्यूमेंट पास करना है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, इस टाइप से दो आर्ग्यूमेंट अगर आ रहा है, तो दो आर्ग्यूमेंट है तो हमें जेनेरिक भी क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा दोनों को। यहाँ टाइप जो लगाएंगे वो हम लोग सेपरेट कर देंगे। लाइक यहाँ पे दिख रहा है एक है यू और दूसरा टाइप जो है वी। सेम उसी प्रकार से यहाँ स्टार्टिंग में भी लेस देन ग्रेटर देन के अंदर में हम यू एंड वी दोनों को सेपरेट कर देंगे। तो मल्टीपल इस टाइप से कर सकते हैं, दो है, तीन है, चार है, कुछ भी है, हम इस टाइप से करते चले जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जब आप आर्ग्यूमेंट में डेटा पास कर रहे हैं तो आपका डेटा वहाँ पे क्या होगा कि वो सेपरेट ऑटोमेटिक वो प्रिडिक्ट कर लेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज क्या हो रहा है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मर्ज मेथड को जो कॉल किया गया है, ये मर्ज मेथड, इसके अंदर क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट ये है जो नेम लेकर आया है, एंड दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो जॉब टाइटल को लेके आया है। मीन्स दो आर्ग्यूमेंट मर्ज मेथड के अंदर, और हम उसे क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की तरह पास कर रहे हैं। एनीवे देखिए, पैरामीटर तो कभी भी किसी भी फॉर्म में आ सकता है, हो सकता है ऑब्जेक्ट हो, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, कुछ भी रहे, वो मैटर नहीं है। मैटर क्या है कि हमें दो आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहे हैं या तीन, मतलब मोर देन वन चल रहा है। तो मोर देन वन जब भी है तो हमें क्या होगा, तो यहाँ भी हमें मोर देन वन के फॉर्म में वो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये था आपको जेनेरिक के बारे में। नेक्स्ट क्या है, जेनेरिक कॉन्स्टेंट। तो इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे 1 सेकेंड, क्या कर रहे हैं, रिटर्न में हम लोग यहाँ कर दिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सिमिलर है सब, जेनेरिक का सभी जगह सेम रहेगा। तो ये क्या है, मर्ज इज ए जेनेरिक फंक्शन दैट मर्ज टू ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, मर्ज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, दो डेटा को पास कर दिए, जहाँ पे क्या हो रहा है, एक नेम है, दूसरा हमारा एज है। तो रिजल्ट में क्या देगा, हमें जो भी रिटर्न होगा वो मिल जाएगा। तो it works perfectly fine. The merge function expect two objects. However, it does not prevent you from passing a non-object like this. Means यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कि हम ऑब्जेक्ट लें, बट हो सकता है कि ऑब्जेक्ट के बदले में आप नॉर्मल वैल्यू भी अगर पास कीजिएगा तो भी यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मीन्स इसे कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या किया, हाँ, इसके अंदर का जो लॉजिक है वो क्या लिखे हैं उसके अनुसार आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, बट आर्ग्यूमेंट तक हमारे पास कोई भी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वही जेनेरिक कांस्टेंट का केस आएगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, पहला में हमने ऑब्जेक्ट को पास किया नेम प्रॉपर्टी को, और सेकंड हमने क्या किया, डायरेक्ट पास कर दिया 25। तो ये लॉजिक वाइज हमारा एरर देगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट वाइज क्या होगा, हमारा कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में हमें कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, टाइप स्क्रिप्ट डज नॉट इशू एनी एरर, टाइप स्क्रिप्ट कोई इशू नहीं होगा। तो इंस्टीड ऑफ वर्किंग विथ ऑल टाइप्स, जस्ट 1 सेकंड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो टाइप स्क्रिप्ट डज नॉट इशू एनी एरर, यहाँ पे कोई भी एरर हमें नहीं आएगा। इंस्टीड ऑफ वर्किंग विथ ऑल टाइप्स, यू मे वांट टू ऐड ए कांस्टेंट टू मर्ज मेथड। तो हमें क्या होगा कि कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा जिसे हम प्रिडिक्ट करें कि यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है वो ऑब्जेक्ट ही हो या नंबर हो, कुछ भी।
तो फंक्शन सो दैट इट वर्क्स विथ ऑब्जेक्ट ओनली, यहाँ पे कुछ करना होगा वैसा कि जिससे क्या हो कि वो मेथड जो हम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वो हमें कंप्लीटली ऑब्जेक्ट को ही ले। तो ऐसा करना होगा। तो उसके लिए करना क्या होगा, हमें उस चीज से बचने के लिए हमें अपने उस ऑब्जेक्ट या एरे जो भी हमारा टाइप आ रहा है उसको हम एक्सटेंड कर लेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है यू कैन यूज एक्सटेंड कीवर्ड। तो क्या हो रहा है कि यू जो है हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड करवा लिया ऑब्जेक्ट से। सेम उसी प्रकार से वी जो है हमारा क्या है, सेकंड पैरामीटर, वो भी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो उसको भी हमने एक्सटेंड करवा लिया ऑब्जेक्ट से। तो ये जो एक्सटेंड का कारण क्या हो रहा है ना, कि जब हम एक्सटेंड कर लिए तो अब हमारा ये रेस्ट्रिक्शन हो गया, क्योंकि ये जब भी एक्सटेंड होगा तो किससे, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी से ही हो, मतलब ऑब्जेक्ट जो हमारा रियल ऑब्जेक्ट है उससे एक्सटेंड होगा। हमने उसको इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है उससे हमने उसको एक्सटेंड करवा लिया। तो सेम उसी प्रकार से अगर आपका एरे है, नंबर है, बुलियन है, आप किसी को मीन्स पर्टिकुलरली आप फिक्स करना चाहते हैं तो आप हैं। तो अब क्या होगा, अब आपको टाइप स्क्रिप्ट ही एरर थ्रो कर देगा। So, because the merge function is now constraint, it will no longer work with all types. Instead, it work with the object type only. अब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ वर्क करेगा। तो यहाँ पे जो हम 25 दिए हैं ये अब हमारा एरर थ्रो कर देगा। समझ में आ गया। तो इसमें अगर देखा जाए कॉन्स्टेंट के केस में तो क्या हो रहा है, हम टाइप को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, मीन्स उसे हम बाउंड कर देना चाहते हैं कि वो हमारा ऑब्जेक्ट है या एरे है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके अपने पेरेंट्स को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट समझ में आया, ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आया, ये ऑब्जेक्ट आया जो मेन हमारा ऑब्जेक्ट है उससे, एरे हुआ, ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग, उसे हम पास कर देंगे यहाँ पर। तो जिस भी टाइप को हमें फिक्स करना चाह रहे हैं। सो यूजिंग टाइप प्रॉपर्टी इन जेनेरिक कांस्टेंट, तो टाइप प्रॉपर्टी को हम कैसे यूज करते हैं, तो टाइप स्क्रिप्ट अलाउ यू टू डिक्लेयर द टाइप पैरामीटर कांस्टेंट बाय अनदर टाइप पैरामीटर। The following property function accept an object and property name, it returns the value of the property। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर, तो प्रॉपर्टी के अंदर हमने t एंड k दो पैरामीटर को रिसीव किए, मीन्स दो टाइप हमारा हो गया। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो हो गया t टाइप का हो गया, एंड ये जो हुआ k टाइप का हो गया, की। तो यहाँ रिटर्न क्या करवा रहे हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर हमने की को पास कर दिया, तो यहाँ से हमें वैल्यू दे दिया, ठीक है। तो कंपाइलर इशू द के कैन नॉट बी यूज्ड टू इंडेक्स टाइप टी, मीन जब हमारा टाइप जो है इशू होगा, मीन्स मिसमैच हो रहा है वैसा रिटर्न में इशू, तब है ये चीज़ें। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या कर रहे हैं कि हमने उसको एक्सटेंड करवा लिया कि कौन से की टाइप है, तो की ऑफ टी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो ले रहे हैं ना ऑब्जेक्ट की, तो इसके अनुसार वो किया जा रहा है। तो इसमें जितना कीजिएगा वो तो पता चलता चल जाएगा, ठीक है। तो मेन क्या हुआ, तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी के हेल्प से हम लोग यहाँ पे पास कर दे रहे हैं। सो इनटू द प्रॉपर्टी फंक्शन प्रॉपर्टी नेम दैट एग्जिस्ट ऑन द ऑब्जेक्ट दैट कंपाइलर वांट कंप्लेन, फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, इसको हटाइए, ठीक है। तो जेनेरिक में हम लोग देखे क्या कि हम एक जनरल टाइप को पास कर दे रहे हैं, फिर हमने कांस्टेंट को देखा कि हम फिक्स कैसे करेंगे एक पर्टिकुलर टाइप के लिए, वो चीज़ था कांस्टेंट के केस में। तो जनरली इंटरव्यू में जो आपको क्वेश्चन रेज होता है वो व्हाट इज जेनेरिक, और जेनेरिक का एक एग्जांपल बताइए कि किस टाइप से उसका वर्क होता है, तो वो चीज़ एक्चुअली। बट हाँ, जेनेरिक सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हम पूरे में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको जेनेरिक ही आएगा। तो कांस्टेंट कैसे हम कर रहे हैं काम, तो यूज ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड टू कांस्टेंट दैट टाइप पैरामीटर टू ए स्पेसिफिक टाइप। किसी एक पर्टिकुलर के लिए अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे, तो एक्सटेंड कीवर्ड यूज कर लेंगे। फिर क्या है, यूज एक्सटेंड्स की ऑफ कांस्टेंट टाइप दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। अगर वो प्रॉपर्टी जो है, मीन्स कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और उसके अंदर से हम डेटा को निकाल रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी को हम रिसीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जो यूज करना पड़ेगा एक्सटेंड ही रहेगा, बट की ऑफ देंगे हम लोग वहाँ पे। फिर जैसे हम लोग नॉर्मल कर रहे हैं सेम वैसे ही हमारा इंटरफेस में वर्क करेगा। तो इंटरफेस में भी क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे टाइप को बना लेंगे। तो इंटरफेस में क्या हो गया कि हम लोग जैसे लेस देन टी दे रहे हैं और हमारा इसके अंदर जो भी की एंड वैल्यू, इंटरफेस मतलब आपको समझ में आ रहा है, जो हम इंटरफेस क्रिएट कर रहे थे पहले, अगर मोर देन वन आर्ग्यूमेंट देना है तो हम यू एंड वी इस टाइप से हम पास कर देंगे, मीन नॉर्मल जैसे हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो इंटरफेस हम लोग इंटरफेस कीवर्ड ले लिए, एंड पेयर नाम का हमारा इंटरफेस हो गया, जहाँ पे दो पैरामीटर है, दो टाइप है, के एंड वी नाम का। तो के जो है वो क्या है, की को हमने रखा है के टाइप में, एंड वैल्यू को हमने रखा है वी टाइप, मीन्स दो प्रॉपर्टी हमारा है जो की एंड वैल्यू। तो की को हमने कर दिया के टाइप एंड वैल्यू को हमने कर दिया
वी टाइप, दो अब हमारा रिसीव होगा। अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे डेटा पास किए, तो मंथ जो है हमारा क्या हो रहा है, किस टाइप का है, पेयर टाइप का है। तो मंथ हमारा पेयर टाइप, मतलब ये इंटरफेस को फाउंड कर लिया यहाँ पर से। अब इस पेयर के अंदर हम लोग दो आर्ग्यूमेंट यहाँ से, मीन्स दो टाइप को हम लोग यहाँ पे फिक्स करवाए हैं। तो पहला टाइप यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग हम लोग पास किए, दूसरा टाइप हमारा नंबर पास हुआ। मीन्स की जो आया वो नंबर, की जो आया वो स्ट्रिंग आया, और वैल्यू जो हमारा आया वो नंबर टाइप आ गया। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, इंटरफेस में हम लोग जेनेरिक को हम लोग यूज कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मल जो हम की पास करते थे कि हमारा स्ट्रिंग है, नॉर्मल जो भी हम लोग लिख रहे हैं वो होता है। अगर आप जेनेरिक का अगर एक बार एग्जांपल देखिए, सॉरी इंटरफेस का, तो यहाँ दिख सकता है आपको कि हम लोग यहाँ लिख रहे थे नेम एंड स्ट्रिंग इस टाइप से, बट हम ये स्ट्रिंग ऐसा नहीं पास करना चाहते हैं, तो हटा दीजिए और यहाँ पे टाइप लगा लीजिए। तो मान लीजिए हमने दे दिया के कॉमा टी, कुछ भी दे देते हैं, एंड यहाँ पे जो हम लिख रहे थे इसको दे, अब इसको ये, इसको टाइप ये कहाँ से मिलेगा, तो जहाँ पे हम बिजनेस पार्टनर को यूज करेंगे वहां से हम लोग इसको सेंड करेंगे। जैसे यहाँ पर है तो पेयर नाम का ये सेंड हुआ, तो यहाँ पे हम लोग बता देंगे कि हमारा टाइप क्या है, स्ट्रिंग नंबर ये है, तो इस टाइप से ये वैल्यू उसको मिल जाएगा। अब वही रहता सिंगल, मतलब रहता है उसमें, तो आप इस टाइप से नॉर्मल सिंगल को पास कर देते हैं। ये मेथड रहा है आपका ऐड नाम का, जो पैरामीटर को रिसीव कर, जो पैरामीटर यहाँ पे रिसीव कर रहा है ओ एंड टी, एंड यहाँ से हम लोग रिमूव कर रहे हैं ओ एंड टी को, बस और कुछ नहीं है। नीचे फिर एग्जांपल है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। फिर सेम जो हम लोग जेनेरिक को कितने प्रकार से किए, मेथड के साथ किए, इंटरफेस में किए, अब वही चीज आपका क्लास में आया। तो क्लास में हम जेनेरिक कैसे यूज कर रहे हैं, तो क्लास नेम के बाद आप जेनेरिक यहाँ लगा दीजिए, सिंगल के लिए, डबल के लिए नॉर्मल इस टाइप से लग गया। अगर आप एक्सटेंड कर रहे हैं कहीं पे किसी टाइप के साथ, तो आप एक्सटेंड कर लीजिए, तो इस टाइप से हम जेनेरिक वहां पे लगा ले सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये था आपको टाइप स्क्रिप्ट पूरा का पूरा। एक बार ये पूरा डॉक्यूमेंट से जाइएगा, आपको पूरा टाइप स्क्रिप्ट कवर हो जाएगा। चलिए, एक मैंने छोड़ा था अब स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। यहाँ तक कोई दिक्कत, जेनेटिक समझ में आ गया। सोइए मत, सोइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा जी, ये नहीं आ रहा इसी। देखिए आपका कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट बनेगा इंटरव्यू पर्पस पे। जेनेरिक, सबसे ऊपर से मैं आता हूँ टॉपिक से, तो सबसे पहले बनेगा एनोटेशन। नेक्स्ट बनेगा इन्फेरेंस, INFERENCE, इन्फेरेंस। उसके बाद आपको बनेगा TUPLE, टपल। उसके बाद आपको बनेगा, क्या क्या है टॉपिक, तो वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या, सबको हो रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि सिग्नल तो चल रहा है। बाकी लोग कोई ब्रेक हो रहा है क्या। अभी सही है, हुआ था तभी। हाँ, हाँ एक बार लगता है हुआ है यहाँ पे। क्लास, ओके, क्लास में अगर हम जाएं तो आप क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा जावास्क्रिप्ट का है। फिर आ जाइए TANC, इनहेरिटेंस, और उप्स कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद SUPER, सुपर कीवर्ड को देख सकते हैं। मेथड, OVERLOADING, मेथड ओवरलोडिंग, OVERRIDING, ओवर राइडिंग, ये हुआ।
और कौन है, कोई याद है? इंटरफेस हो गया, इनम हो गया, और क्या क्या, गार्ड कास्टिंग एसर्शन, नहीं, जेनेरिक। जेनेरिक। सो एनोटेशन हो गया, इंटरफेरेंस, टपल, इनफेरेंस, इनम, क्लास, इनहेरिटेंस, उप्स कॉन्सेप्ट हो गया, सुपर कीवर्ड, मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, जेनेरिक। और मुझे नहीं लग रहा है, हो सकता है कहीं कहीं और स्ट्रैक्स भी लिख लीजिए, STRACT स्ट्रैक्ट। उप्स का जो यहाँ पे हम लोग दिए हैं ना, तो उप्स का सारा, तो इनहेरिटेंस ऑलरेडी है। नेक्स्ट ले लीजिए, पॉलीमॉर्फिज्म में। और कौन कौन होता है? इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म में, और क्या था इनहेरिटेंस ये उसमें? Abstraction. Encapsulation. एब्स्ट्रैक्शन का ये लिखे हैं, एब्स्ट्रैक्शन, DNCAPSCOLATION, और एक और बच गया, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। पता नहीं एक और है लेकिन, क्योंकि उसमें 5 गो होता है। 4 main pillars पर, कौन हाँ सा? 5 होता है पर 4 main pillar यही होता है सर। एक और होता है कौन सा? पॉलीमॉर्फिज्म नहीं लिखे है ना, नहीं लिखा हुआ है। एब्स्ट्रैक्शन, अच्छा ये वो ऑब्जेक्ट एंड क्लास है। एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, Composition. नहीं ना, कंपोजिशन कहाँ है? वो ऑब्जेक्ट एंड क्लास है एक्चुअली। हाँ दिया हूँ, आपका टाइप स्क्रिप्ट में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे तो इंटरव्यू हो या नॉर्मल हम यूज क्यों ना कर रहे हो। चलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास देख लेते हैं, इसका मैंने छोड़ा था। एब्स्ट्रैक्ट था या एब्स्ट्रैक्शन था? 1 सेकंड, नहीं एब्स्ट्रैक्ट नहीं था, एब्स्ट्रैक्शन का छोड़ा था। RACTION, एक टॉपिक कोई था, छोड़ा था मैंने। इंटरफेरेंस, इनफेरेंस, टपल हो गया। चलिए मैं शुरू से रिवीजन कराता हूँ, वेट 1 सेकंड, क्विकली जाऊंगा, ज़्यादा नहीं। टॉपिक एनोटेशन क्या होता है, जिनको पता है बताइएगा जल्दी से। एनोटेशन मतलब वो क्या हो गया कि कोलन देके जो हम लोग टाइप प्रोवाइड करते हैं उसी को हमें एनोटेशन बोलते हैं, जो कोलन देके टाइप देते हैं। लाइक यहाँ पे वेरिएबल नेम कोलन टाइप है, तो टाइप में हमने बता दिया कि स्ट्रिंग है, नंबर है, वो हमारा एनोटेशन हो गया। क्लियर? यही है एनोटेशन आपका, इससे ज़्यादा नहीं जाऊँगा। नेक्स्ट है टाइप इनफेरेंस। जब हम टाइप नहीं दे रहे हैं और जब हम कर्सर वैल्यू हम प्रोवाइड कर दिए, तो वैल्यू के अनुसार क्या होगा ना, कि जब आप कर्सर ले जाइएगा उस वेरिएबल पे, मीन्स प्रॉपर्टी पे, या की जो लिखे हैं आप बोल रहे हैं कोई भी, तो उस वेरिएबल पे तो आपको वो टाइप शो करेगा कि नंबर है, बुलियन है, क्या है, आपके वैल्यू के अनुसार। वही उसी को बोलते हैं इनफेरेंस, मतलब एक्सप्लिसिटली हम प्रोवाइड नहीं किए हैं। एक में हुआ कि हमने प्रोवाइड कर दिया एक्सप्लिसिटली, दूसरा हुआ हमने नहीं दिया। यहाँ पे है when you declare a variable you can use a type annotation to explicitly specify। हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं। जब हम एक्सप्लिसिटली देंगे उसको बोलेंगे एनोटेशन, जब हम प्रोवाइड नहीं करेंगे उसको बोलेंगे इनफेरेंस। याद हो गया कीवर्ड? नेक्स्ट एरे टाइप, ये सब नहीं देखने जाएंगे, ये सब का लेकिन देख लीजिएगा प्रॉब्लम की कैसे कैसे हम लोग टाइप देते हैं, इसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा।
नेक्स्ट है टपल। टपल क्या होता है कि जब एरे के अंदर हमें कुछ फिक्स में देना है, मीन्स की एंड वैल्यू के फॉर्म में हमें कुछ फिक्स डेटा रखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जो टाइप जो प्रोवाइड करेंगे वो हमारा फिक्स हो जाएगा, उसी को कहते हैं टपल। सो यहाँ पे देखिए, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द टपल इज फिक्स, मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट रहेगा वो वेरी नहीं करेगा, वो फिक्स होगा। एंड द टाइप्स ऑफ एलिमेंट आर नोन एंड नीड नॉट बी द सेम, और जो एलिमेंट का जो टाइप है वो हमारा हमें पता है कि उसका टाइप क्या होगा। एंड सेकेंड चीज क्या है कि जो एलिमेंट जो हम लोग ले रहे हैं वो सेम नहीं होगा, वो हमारा एलिमेंट डिफर टाइप का होगा। आप देख सकते हैं पहला स्ट्रिंग है, दूसरा हमारा क्या है, नंबर है, तो इस टाइप से, तो इसी को बोलते हैं टपल। ऑप्शनल कैसे लगाते हैं पता है। इनम कीवर्ड क्या होता है, तो कोई भी वेरिएबल मीन्स, वेरिएबल नहीं, कोई भी फिक्स वैल्यू, हार्ड कोडेड वैल्यू जिसको बोलते हैं, अगर हार्ड कोडेड वैल्यू को हमें क्या करेंगे तो उसको एक की के साथ बाइंड करेंगे, मीन्स की एंड वैल्यू के तौर पे उसको हम क्या करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, उसको हम क्रिएट कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं इनम। तो जहां भी हमारा कांस्टेंट है उसको हम एक की प्रोवाइड कर देंगे, और वो की क्या है, तो नेम्ड की रहेगा, नेम्ड की नहीं, उसको हम स्ट्रिंग की बोल सकते हैं, कि वो जो की होगा वो हमारा नेम्ड की या स्ट्रिंग की, वही आपका होता है इनम। और इनम में जितना भी कांस्टेंट हुआ उसको हम वहां पे असाइन कर देते हैं, दैट्स इट। समझ में आ गया, ये हो गया इनम के बारे में। नीचे बढ़िए। नेवर टाइप, जब हमें रिटर्न में कुछ नहीं एक्सेप्ट करना है, रिटर्न हमें कुछ नहीं मिलेगा, वैसे केस में हम लोग को जो मिलेगा वो क्या होगा, हमारा टाइप हमारा नेवर होगा। लाइक जब भी हम एरर थ्रो करवा रहे हैं तो हमें कुछ रिटर्न, उसको हम असाइन नहीं करना है वैल्यू, तो उसको हम नेवर कर देंगे। नेक्स्ट है यूनियन टाइप। जब आपका, हमें पता है कि अगर हमारा मेथड जो है दो टाइप को एक्सेप्ट कर सकता है, नंबर बुलियन या नंबर और स्ट्रिंग, तो वैसे केस में हम क्या करेंगे कि दो के लिए दोनों मेथड हमें सेपरेट लिखना पड़ेगा। तो दोनों को हम सेपरेट मेथड ना लिख के क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे, उसमें और सिंबल यूज करेंगे, और उसको हम और सिंबल के हेल्प से हम यूनियन कर लेंगे दोनों टाइप को एक साथ। नंबर एंड स्ट्रिंग, सेम उसी टाइप से बी को कर दिया नंबर एंड स्ट्रिंग, ये हो गया आपका यूनियन। नेक्स्ट है एलियास। अब मान के चलिए आपका कोई टाइप आ रहा है, ऑलरेडी आपका टाइप एक बनकर आ रहा है, और हम क्या चाह रहे हैं कि हम वो टाइप को मर्ज करना चाहते हैं, या हम उसके टाइप को चेंज करना चाहते हैं, या फिर हम मल्टीपल को हम मर्ज करके एक टाइप हम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे टाइप एलियासिंग। यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा स्ट्रिंग एंड नंबर, तो बार बार हमें क्या करना पड़ेगा, हम स्ट्रिंग एंड नंबर बार बार लिखना पड़ेगा। हम बार बार ऐसा ना लिख के हम क्या करेंगे, इसको हमने एक वेरिएबल डाल दिया, और इसको वेरिएबल को हम बता दिए कि ये क्या है, ये टाइप है, तो यहाँ पर हमने कीवर्ड डाल दिया टाइप, तो इसे क्या हुआ, ये पता चल गया इसे कि ये क्या है, टाइप है। अब क्या होगा, जहां भी यूज करना है, और हमें पता है कि एक्सेप्ट जो होगा हमारा नंबर एंड स्ट्रिंग दोनों होगा, तो अब क्या करेंगे कि सिंपल हम बार बार ये स्ट्रिंग एंड नंबर ना लिख के, अब हम क्या करेंगे, अल्फा न्यूमेरिक को यूज कर देंगे, क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये जो है वो दोनों टाइप को होल्ड कर लिया है, तो इसी को बोलते हैं टाइप एलियासिंग। नेक्स्ट स्ट्रिंग लिटरल टाइप। अब आपको कुछ मतलब टाइप हमें फिक्स बनाना है कि हमारा ऐसा ही होना चाहिए, मतलब क्लिक है, डबल क्लिक, कुछ लिटरल वैल्यू में, तो हम उसको स्ट्रिंग लिटरल टाइप बोलते हैं, तो फिक्स कर देते हैं उस टाइप से। नेक्स्ट है फंक्शन टाइप। तो फंक्शन के अंदर कैसे हम टाइप प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रिंग नंबर मीन्स रिटर्न हम लोग दे रहे हैं, या आर्ग्यूमेंट हमारा हुआ, तो कैसे टाइप रहेगा, तो वो चीज़। इनफेरिंग टाइप वही है, इनफेरेंस जो हम लोग ऊपर देखें कि जहाँ पे हम लोग टाइप एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड नहीं करेंगे, कर्सर जब ले जाएंगे तब वो देगा हमें। नेक्स्ट ऑप्शनल पैरामीटर। तो जब भी हमें कोई थर्ड आर्ग्यूमेंट या सेकंड आर्ग्यूमेंट, कोई भी जिस भी आर्ग्यूमेंट को हम कंपलसरी नहीं चाहते हैं, उसको क्या करेंगे, तो हम उसको ऑप्शनल क्रिएट कर देंगे। और ऑप्शनल कैसे होगा, तो विद द हेल्प ऑफ इंट्रोगेटिव साइन। नेक्स्ट डिफॉल्ट पैरामीटर। हम क्या चाह रहे हैं कि कोई एक आर्ग्यूमेंट है जिसको हम डिफॉल्टली वैल्यू को सेट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, उसमें हम डिफॉल्ट वैल्यू पास कर देंगे, और वो क्या हो जाएगा, हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर बन जाएगा। लाइक यहाँ पे दिख रहा है डिस्काउंट इक्वल टू 0.05, हम नहीं चाहते हैं इसका वैल्यू कहीं और से आए, यहीं पे हम चाहते हैं, तो इस टाइप से उसको हम पास कर देंगे, तो ये होता है आपका डिफॉल्ट पैरामीटर। नेक्स्ट रेस्ट पैरामीटर। तो रेस्ट पैरामीटर का मेन चीज क्या है, टाइप। तो रेस्ट पैरामीटर का जब भी टाइप आएगा वो आपको क्या आएगा,
एरे ही आएगा। तो यहाँ पे जस्ट उसको टाइप बता दीजिए। नेक्स्ट है फंक्शन ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग में क्या था कि जो रिटर्न हमें मिलेगा, नहीं सॉरी रिटर्न नहीं, जो आर्ग्यूमेंट जो हम लोग रिसीव करेंगे, मीन्स हमारा मेथड फंक्शनलिटी बाई मेथड जो हो रहा है वो सेम है। मीन्स दोनों काम में मेथड सेम काम कर रहा है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, कुछ भी है। लेकिन अगर वो नंबर को रिसीव किया मीन्स दूसरे पैरामीटर को लिया तो कुछ फंक्शनलिटी चेंज हो गया। अगर उसने दूसरे पैरामीटर को लिया, दूसरे टाइप, पैरामीटर नहीं टाइप को, दूसरे टाइप के पैरामीटर को लिया तो उसका फंक्शनलिटी चेंज हो गया। तो उसी चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेथड ओवरलोडिंग कर देते हैं। तो ओवरलोडिंग में क्या होगा, वही चीज हमारा यूनियन भी करता है, लेकिन अगर हम मेथड ओवरलोडिंग से करना चाहेंगे तो उस फंक्शन को डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट पे हम लोग उसको कॉल करेंगे। लाइक जो ये जो मेन जो हमारा मेथड है ऐड मान लीजिए, तो इसके पास टाइप जो है वो एनी है, इसको हमने टाइप बता दिया कि एनी नाम का रहा। लेकिन जब अगर हमने उसको नंबर के लिए कॉल किया है तो रिटर्न में हमारा क्या होगा, नंबर हो रहा है। अगर वही फंक्शन हमारा स्ट्रिंग के लिए कॉल हुआ तो रिटर्न में क्या हुआ, स्ट्रिंग हो गया। तो इस टाइप से हम उसका वेरी करवा दिए हैं। तो जब आप उसको कॉल कर रहे हैं रियल में तो क्या होगा, और एक चीज ध्यान रखना है, ये जो आएगा ना मेथड ओवरलोडिंग, एक्चुअली टाइप स्क्रिप्ट मेथड ओवरलोडिंग ऐसे लिखाता है और जावा वगैरह में उसका चेंज रहता है थोड़ा सा। यहाँ पे आपको कहीं ऊपर में भी लिखा हुआ होगा, इसका सिंटैक्स जो है चेंज रहता है। नोट दैट टाइप स्क्रिप्ट फंक्शन ओवरलोडिंग आर डिफरेंट फ्रॉम द फंक्शन ओवरलोडिंग सपोर्टेड बाई अदर स्टैटिकल टाइप लैंग्वेज लाइक सी शार्प जावा। उसमें जो होता है वो थोड़ा सा डिफर होता है, सिंटैक्स डिफर होता है, कॉन्सेप्ट बाई लगभग सेम ही रहता है। नेक्स्ट टाइप स्क्रिप्ट क्लास, इस पे तो नहीं जाएंगे, ये तो जावा स्क्रिप्ट से पढ़ते आ रहे हैं। एक्सेस मॉडिफायर, हाँ इसका भी आप आंसर वहां लिख लीजिए। ये इंटरव्यू क्वेश्चन जो है ना एक्चुअली सब जगह आपको मिलेगा। एक्सेस मॉडिफाई मॉडिफायर, ये तीनों के बारे में। और इसका क्वेश्चन कहीं भी डायरेक्ट आपको नहीं पूछेगा, हमेशा घुमा के पूछा जाएगा। तो मान लीजिए कोई मेथड है और उसको हमें क्या करना है, सिर्फ उसी क्लास में एक्सेस हो, कहीं और दूसरा क्लास एक्सेस ना कर पाए, तो क्या करेंगे, उस मेथड को हम प्राइवेट बाइंड कर देंगे। तो जैसे ही प्राइवेट होगा वो मेथड सिर्फ उसी क्लास में एक्सेस हो पाएगा, दूसरे क्लास एक्सेस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पब्लिक, मतलब कोई भी क्लास, सारे क्लास जो है क्या है, ओपन है, सारे के पास परमिशन है उसको एक्सेस करने के लिए, उसको हम क्या करेंगे, पब्लिक कर देंगे। और एक है प्राइवेट, प्राइवेट क्या होगा, तो अपना क्लास प्लस उसका डिराइव्ड क्लास, मीन्स पेरेंट एंड चाइल्ड, इतना तक के रिलेशन तक का यहाँ पे मतलब कॉन्सेप्ट आता है। मीन्स प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड लगभग सिमिलर होते हैं, बट प्रोटेक्टेड के पास एक लेवल एक्सेस करने का ज्यादा हो जाता है। नीचे मैं बताता हूँ, एक सेकंड, पब्लिक हटाइए, प्रोटेक्टेड। सो द प्रोटेक्टेड मॉडिफायर allow properties and method of a class to be accessible within the same class and within the सब classes। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि आपका सेम क्लास प्लस उसका सब क्लास, सब क्लास का मतलब क्या हो गया कि चाइल्ड क्लास, वो दोनों क्लास तक आपका जो मेथड होगा वो एक्सेस कर सकते हैं। तो जस्ट तीनों में डिफरेंस, सिर्फ प्रोटेक्टेड में यही अंतर है कि क्लास एंड उसका सब क्लास, बाकी प्राइवेट मतलब कि पर्सनल अपना क्लास तक ही, उससे ज्यादा नहीं एक्सेस होगा। पब्लिक मतलब ओपन टू ऑल, सभी जगह हो जाएगा। रीड ओनली, अगर आप उस पर्टिकुलर वैल्यू को, सॉरी प्रॉपर्टी को आप कोई वैल्यू असाइन नहीं करवाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम उसको रीड ओनली बना देंगे। तो जब हमारा रीड ओनली अगर हो गया है तो क्या करेंगे कि वो आगे जाकर कोई भी उसको वैल्यू असाइन नहीं कर सकता है। मीन जनरली होता है ना कि लाइक आगे जाके हमारा कुछ वैल्यू मॉडिफाई हो गया तो वैल्यू मॉडिफाई नहीं कर सकता है, तो उसके लिए हम लोग उसको रीड ओनली कर देंगे। जनरली आगे चल के हम लोग एंगुलर के केस में जब भी कोड लिखेंगे, कहाँ गया, यहाँ रहा, कहाँ है कंस्ट्रक्टर, हाँ यहाँ रहा है। तो जब भी यहाँ पे हम लोग कोड लिखेंगे ना तो हमेशा इसके अंदर कुछ भी हम लिखते हैं तो जनरली उसको रीड ओनली ही लेकर देते हैं कि ताकि कोई आगे जाके उसको मॉडिफाई ना करे। तो यहाँ तो ये एरर दे रहा है क्योंकि हमारे पास अभी कोई है नहीं, बट उसको जनरली हम लोग रीड ओनली कर देते हैं।
ठीक है, तो रीड ओनली का मतलब क्या है, ये चीज रहा। हाँ, रीड ओनली को भी लिख लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में कभी कभी ये पूछता है। ठीक है, तो रीड ओनली ये रहा, जबकि रीड ओनली एंड कॉन्स्ट दोनों में अंतर है। रीड कॉन्स्ट क्या करेगा, आपको सेम क्लास में मीन्स सॉरी सेम लाइन में आपको इसको वैल्यू डिक्लेयर करवाना पड़ेगा, इनिशियलाइजेशन भी। सेकेंड चीज क्या है, वो वेरिएबल हो गया, यूज फॉर वेरिएबल। लेकिन रीड ओनली किसके लिए है, एक क्लास के प्रॉपर्टीज के लिए है, इनिशियलाइजेशन केस पे, इन द डिक्लेरेशन और इन द कंस्ट्रक्टर ऑफ द सेम क्लास। मतलब हम सेम क्लास के कंस्ट्रक्टर में हम कर देंगे, लेकिन ये क्या है, तो इन द डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन टाइम ही हमें कॉन्स्ट को करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप जाइए तो रीड ओनली एंड कॉन्स्ट दोनों सिमिलर वर्क कर रहा है, लेकिन कुछ कुछ उसमें अंतर है। इनहेरिटेंस क्या है, तो अगर कोई मेथड हमारा एक क्लास में ऑलरेडी डिफाइन है, ऑलरेडी एक्सेस वहाँ बना हुआ है, तो उस मेथड को हम दूसरे क्लास में एक्सेस करने के लिए हम इनहेरिटेंस का यूज कर लेंगे। ओके, अगर एक मेथड है हमारा एक क्लास में और दूसरे क्लास में उस मेथड को हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके साथ कौन सा एक्सेस मॉडिफायर लगा हुआ होना चाहिए। एक क्लास है और उस क्लास के अंदर हमारा कोई मेथड हुआ, और क्लास ए और नीचे रहा क्लास बी, ठीक है, एंड हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सटेंड से ए, एक्सटेंड कर लिए। अब सपोज दैट कि क्लास ए के पास कोई मेथड है गेट डेटा नाम का, ठीक है। अब हम इस गेट डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं यहाँ पर, सॉरी, गेट डेटा ओवरराइड गेट डेटा कोलन वर्ड, वो तो ऑलरेडी वहाँ है ही, तो इसको ओवरराइड नहीं करवाना है। पब्लिक कर दिए तो आप तो होबे करेगा यहाँ पे। हम्म, प्रोटेक्ट की बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है कि कौन सा एक्सेस मॉडिफायर हम वहाँ पे लगाएंगे, मीन्स ताकि हम दूसरे में एक्सेस ना कर पाए इस क्लास के अंदर, इस मेथड को हम प्राइवेट, रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, तो प्राइवेट। क्या करेंगे, तो हम उसको प्राइवेट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आप देखिए जैसे ही प्राइवेट हुआ ये एरर दे रहा है आपको, बीज डिक्लेयर बट नेवर यूज्ड। हाँ, यहाँ पे प्रॉपर्टी गेट डेटा इज प्राइवेट इन टाइप ए बट नॉट इन टाइप बी। हम लोग ऊपर से जो ला रहे हैं ना, वो एक्चुअली में हम लोग गलत एक्सेस कर रहे हैं, वो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जब भी क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, तो आपको इसी तरह से घुमा कर आएगा कि कोई मेथड है, मान लीजिए उसको हम दूसरे क्लास में एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम कौन सा एक्सेस मॉडिफायर यूज करेंगे, या हम उसको रेस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं तो कौन सा एक्सेस मॉडिफायर आएगा। तो इस टाइप से इसका जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। कंस्ट्रक्टर तो हम लोग को ऑलरेडी पता है, इसको हटाइए। मेथड ओवरराइडिंग हो गया, तो ओवरराइडिंग क्या करता है कि ऑलरेडी कोई मेथड अवेलेबल है, बना हुआ है, और वही मेथड आगे किसी में हम मीन्स फिर से हम बना रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, ओवरराइड हो जाएगा, तो इम्प्लीमेंटेशन वहाँ चेंज हो जाएगा। पीछे में वो मेथड जो है वो कोई और काम कर रहा था, दूसरे में जब आएगा तो वो कोई और काम करेगा, तो इस टाइप से हम उसको ओवरराइड करा देते हैं। टाइप स्क्रिप्ट स्टैटिक मेथड एंड प्रॉपर्टीज है, तो स्टैटिक भी आपको एक्सेस करने का, स्टैटिक कीवर्ड अगर लगा देते हैं तो वो क्या होता है, उसको एक्सेस करने के लिए आपको क्लास नेम एंड डॉट प्रॉपर्टी नेम हम यूज करेंगे, तब हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, जब ये स्टैटिक मेथड अगर कोई मिल गया तो। नेक्स्ट है टाइप स्क्रिप्ट क्लास। तो abstract class is typically used to define common behavior for derived class
to extend, unlike a regular class, an abstract class cannot be instantiated directly. इसको जो हम इंस्टांशिएट करते हैं इसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। सेकंड क्या है, तो टू डिक्लेयर एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास यू कैन यूज द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। अगर कोई क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है तो हम लोग उसको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज कर देंगे। ठीक है, तो डिराइव्ड क्लास का मतलब क्या होता है, अ क्लास दैट इज क्रिएटेड फ्रॉम ए एग्जिस्टिंग क्लास। तो दो कीवर्ड यहाँ पे आ रहा है आपको, एक क्लास रेगुलर क्लास और दूसरा हुआ जो डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास। ठीक है, तो डिराइव्ड क्लास क्या होता है, तो अ क्लास दैट इज क्रिएटेड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास। एक क्लास ऑलरेडी है उससे हम कोई क्लास बना रहे हैं उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्लास। द डिराइव्ड क्लास इनहेरिट ऑल द मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन ऑफ ए बेस क्लास। मतलब एक पेरेंट क्लास हो गया और नीचे आ गया डिराइव्ड क्लास। पेरेंट क्लास को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो ये बेस क्लास बोल रहे हैं या एग्जिस्टिंग क्लास। मतलब पहले से क्लास है उससे हमने क्या किया, एक और नया क्लास बना लिया। नया क्लास के पास क्या होगा कि जब पेरेंट क्लास का अगर है तो उसका सारा मेथड या जो भी रहा प्रॉपर्टी सब के सब इसको एक्सेस हो जाएंगे, उसी को बोलते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड डज नॉट कंटेन इम्प्लीमेंटेशन। एक चीज जो मेन चीज ध्यान रखने वाला है कि जब आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर बना दिए हैं तो वो कोई इम्प्लीमेंटेशन को नहीं रखेगा। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स जो लॉजिक हमारा हो रहा है, जिस चीज के लिए हम उसको कर रहे हैं वो नहीं रखेगा, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं रखता है। इट ओनली डिफाइन द सिग्नेचर ऑफ द मेथड विदाउट इंक्लूडिंग द मेथड बॉडी। ये क्या करेगा, सिर्फ सिग्नेचर को रखेगा बट मेथड बॉडी यहाँ नहीं रहेगा। एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन द डिराइव्ड क्लास। तो मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो हुआ वो कहाँ रहेगा, तो वो आपका डिराइव्ड क्लास में रहेगा। और पेरेंट क्लास जो होगा वो क्या करेगा, तो सिर्फ मेथड सिग्नेचर को वो कंटेन करेगा। ठीक है, तो द फॉलोइंग शोज एम्प्लॉय एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसके पास क्या है, एम्प्लॉय एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और इसके पास गेट सैलरी नाम का मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो हम पता हमको कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर गेट सैलरी नाम का है तो ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन को नहीं रखेगा, मीन्स मेन लॉजिक जो है यहाँ पे नहीं होना चाहिए, कहीं और होगा। तो यहाँ देखिए, तो ये रहा आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसको हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, कॉल किए हैं। ठीक है, और ये रहा हमारा गेट फुल नेम नाम का। ये क्या है, कोई बता सकते हैं? ये फुल नेम जो है ये क्या चीज है? थिएटर है। क्या चीज है, गेटर है वो। जस्ट 1 सेकेंड। हेलो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड मीन्स जो हमारा मेथड अगर है, हाँ ये क्या था, तो ये एक्चुअली में गेटर है। ठीक है, हम लोग पढ़े थे गेटर एंड सेटर दो चीज। तो जब भी अगर किसी मेथड के सामने, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये मेथड एक लिखा हुआ है, इसके आगे गेट कीवर्ड लगा, तो जब भी गेट लगा दिए तो गेटर हो गया, सेट लगा दिए तो सेटर हो गया। गेटर और सेटर में डिफरेंस क्या था, किन्हीं को याद है? गेटर और सेटर में डिफरेंस क्या था?
जब कोई डाटा गेट करना था तब गेटर यूज करते हैं, कोई डाटा जब सेट करना था सेटर यूज करते हैं। नहीं, वो नहीं डिफरेंस हुआ मेन। बट मेन उसमें डिफरेंस क्या था, गेटर जो कीवर्ड था ना वो हमेशा एक रिटर्न करेगा वैल्यू को। और सेकंड चीज क्या था कि आर्ग्यूमेंट में ये कोई भी पैरामीटर को नहीं लेगा। गेटर गेटर क्या करेगा, आपको वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि उसका काम क्या हुआ, सेट करना। तो जब सेटर है तो वो एक वैल्यू यहाँ पे लेगा, क्योंकि उसको एक वैल्यू मिलना चाहिए। सेकेंड चीज, इसका कॉलिंग का प्रोसेस, इसको कॉल कैसे करते हैं गेटर और सेटर को। गेटर एंड सेटर जो होता है तो उसको कॉल कैसे करते हैं, नॉर्मल मेथड की तरह या कुछ अलग ढंग से। किन्हीं को नहीं पता है। नॉर्मल मेथड की तरह से ही होगा शायद। नहीं, जब भी गेटर एंड सेटर कॉल होता है वो प्रॉपर्टी की तरह कॉल होता है। ये जो फुल नेम लिखा हुआ है ना, जस्ट हम फुल नेम लिखेंगे, ये पैरेंथेसिस नहीं लिखाएगा, जस्ट फुल नेम लिखेंगे, वो आपका कॉल हो जाएगा। यही बेनिफिट होता है कि मेथड एंड गेटर एंड सेटर के केस में, कि कोई फंक्शन अगर बना रहे हैं और हम एक गेटर बना रहे हैं तो वो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यही एक्चुअली है। इसको जो कॉल होता है वो नॉर्मल मेथड की तरह, सॉरी प्रॉपर्टी की तरह, जस्ट फुल नेम लिखेंगे कॉल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो मेथड जो सिग्नेचर, तो जो सिग्नेचर जो हमारा मेथड कॉल हुआ है गेट सैलरी नाम का, कहाँ पर है गेट सैलरी, अच्छा इसमें नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमने क्या किया, गेट सैलरी को सिर्फ कॉल किया, और इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है, तो इसके डिराइव्ड क्लास में। तो डिराइव्ड क्लास कौन है, तो यहाँ पे देखिए, द फॉलोइंग सो इम्प्लॉय एब्स्ट्रैक्ट क्लास दैट हैज ए गेट सैलरी एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, गेट सैलरी नाम का एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमारा अवेलेबल है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको डिराइव्ड क्लास में मिलेगा। तो हाँ, तो यहाँ रहा क्लास है फुल टाइम एम्प्लॉय, और इसने एक्सटेंड कर लिया किसको, एम्प्लॉय को। तो ये जो हमारा जो मेथड जो बना, सॉरी ये जो क्लास बन रहा है ये क्या है, तो डिराइव्ड, क्योंकि इसने अपने पेरेंट्स को एक्सटेंड किया है एम्प्लॉय को। और यहाँ पे आपको गेट सैलरी का ये रहा इम्प्लीमेंटेशन, मीन्स लॉजिक जो हमारा लिखाएगा गेट सैलरी का नहीं, मीन्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड का लॉजिक जो लिखाएगा वो डिराइव्ड क्लास में लिखाएगा, और उसको जो कॉलिंग करेंगे वो हमारा पेरेंट क्लास में कॉल होगा। गेट सैलरी जो ये लिखा हुआ यहाँ पे, ये कॉल कहाँ हुआ, तो ये इम्प्लॉय के अंदर, इम्प्लॉय वाला जो पेरेंट है, और ये रहा है आपको गेट सैलरी। समझ में आ गया। तो यही एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डिफरेंस होता है कि क्लास मीन्स जो मेन क्लास हुआ एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम उसका इम्प्लीमेंटेशन को लिखेंगे, और उसका जो लॉजिक होगा वो डिराइव्ड क्लास के अंदर जाएगा। तो डिराइव्ड क्लास के अंदर हमने लॉजिक को लिख लिया। So in this full-time employee class, the salary is set in the constructor because the get salary is an abstract method. और get salary को हम लोग यहाँ पे सेट किए हैं क्या, ना वहाँ नहीं सेट है, ठीक है। So full-time employee class need to implemented in this method। बस यही मेन, यहाँ पे इसी को समझना मेन चीज है एक्चुअली, और कुछ। तो abstract क्लास क्या हुआ है, तो abstract क्लास कैन नॉट बी इंस्टांशिएटेड, इसका कोई हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं करते हैं, और इंस्टांशिएट नहीं करेंगे इसको। एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैज एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, अगर आप कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं इसमें कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना कंपलसरी है। टू यूज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास यू नीड टू इनहेरिट इट एंड प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन फॉर द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाए हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। और वो उसका इम्प्लीमेंटेशन, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो दूसरे क्लास के अंदर जाएगा। ये चीज है। इंटरफेस क्या हो गया, तो जो सैंपल जो हम डेटा स्ट्रक्चर जो बनाते हैं पूरे ऑब्जेक्ट का, उसको क्या करेंगे एक सेपरेट फाइल में हम लोग रख देंगे। हम कोड के पास ना रख के सेपरेट कर देंगे, क्योंकि कोड के पास जब रखेंगे तो वो क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो वो कोड को मेंटेन करना वो सही ढंग का नहीं होगा, प्लस रीयूज का फंक्शनलिटी वो नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको एक इंटरफेस बना के सेपरेट उसको कॉल कर देंगे। तो ये इंटरफेस का कॉन्सेप्ट रहा। क्लास का टाइप रहा, क्लास का टाइप क्या है इसमें, कुछ नहीं है, हटाइए। फिर हो गया कि हम उसको एक्सटेंड कैसे करते हैं, इंटरफेस हमने बनाया है, और सेम इंटरफेस मतलब एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, मान लीजिए इंटरफेस है स्टूडेंट नाम का। अब उस स्टूडेंट को किसी और इंटरफेस में हमें यूज करना है, तो क्या करेंगे, इम्प्लॉय नाम का है उसमें हमें यूज करना है, तो उसको हम एक्सटेंड कर देंगे, और वो सारा हमारा एक कॉमन बन जाएगा फिर।
मीन से ग्रुपिंग करते हम चले जाएंगे। फिर है डिफरेंस बिटवीन इम्प्लीमेंट एंड एक्सटेंड कीवर्ड। तो इम्प्लीमेंट आपको कहाँ पे मिलेगा, आप अगर इस कोड में जाइए, एंगुलर का पेज पे जाइए, अगर टीएस पेज पे, तो यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट मिल रहा है और यहाँ पे दिख रहा है क्लास डे 7 इम्प्लीमेंट्स ऑन इनिट एंड फ्यूचरेबल, सॉरी जो भी ये लिखा हुआ है। तो ये इम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया कि जब क्लास को, अगर क्लास को हम इंटरफेस की पास करेंगे तो क्लास को इंटरफेस जो पास करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंट देंगे, और मेथड या प्रॉपर्टी को जो हम पास करेंगे तो, और एक्सटेंड की मेथड या प्रॉपर्टी को नॉर्मल कोलन के हेल्प से। और एक्सटेंड कीवर्ड क्या हुआ कि किसी क्लास के प्रॉपर्टी या किसी को मतलब हमें इनहेरिट करना है तो हम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये दोनों कीवर्ड को याद रखिएगा, क्योंकि ये कभी कभी रेयर केस में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी रहेगी ना तो वो पूछ देती है ये। फिर हमने देखा था इंटरसेक्शन को। तो इंटरसेक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंबल याद रखिए इसका। तो इंटरसेक्शन के लिए एंड सिंबल होता है, और एक और क्या था, यहाँ पे लिखिए इसको भी, इंटरसेक्शन के लिए एंड सिंबल, यूनियन के लिए और सिंबल, ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, इंटरसेक्शन के लिए एंड कर लेंगे, एंड यूनियन के लिए आपको और सिंबल हो जाएगा। इसका यूज एक बार देख लीजिएगा क्या होता है। टाइप ऑर्डर, टाइप गार्ड हम लोग देख लिए थे कि कंडीशन से अलग अलग इफ कंडीशन पे हम यूज कर देंगे, तो टाइप गार्ड वगैरह ये सब कुछ नहीं पूछा जाता है, वैसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंस्टांस ऑफ है, इसको आप देख सकते हैं एक बार। तो ये तो जावास्क्रिप्ट से कॉन्सेप्ट है। हाँ, यहाँ पे हम लोग को कल एक मिला था इफ कंडीशन में इन ऑपरेटर के बारे में, कि इफ के अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट को चेक करना है तो हम उसको कर सकते हैं इस टाइप से। टाइप कास्टिंग, ये हम लोग कल देखे थे कि टाइप कास्टिंग कैसे करेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ लेस देन ग्रेटर देन। ठीक है, तो इस टाइप से उसको टाइप कास्ट कीजिएगा। तो ये सब पे मैं नहीं जा रहा हूँ, जो कल हम लोग कवर किए थे ये सब पे नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद जेनेरिक तो ऑलरेडी समझ गए। तो बस इतना ही है इसमें टाइप स्क्रिप्ट में।